नमस्कार साथियों। बेटा आज हम देखने वाले हैं एक लास्ट लेक्चर होगा जो हमारे क्लास 12 का होगा, जिसका नाम होगा इकोलॉजिकल पिरामिड। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर काफ़ी खुशी भी होगा कि ये हमारा जो लेक्चर आज का होने वाला है ये आज लास्ट होगा इकोसिस्टम का। हम लोगों ने इकोसिस्टम लगभग इससे पहले जो आपने 3 लेक्चर देखे होंगे, हम इस फाइनल को कर रहे हैं ताकि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि दिस चैप्टर इज अ वेरी स्मॉल, काफी छोटा है लेकिन स्कोरिंग है। ध्यान रखना, नंबर इसमें जबरदस्त आते हैं भाई। इसलिए चैप्टर छोटा है लेकिन आपको जान लीजिए कि बहुत ही गजब नंबर यहाँ से मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट आपको जब मैंने सिखाया था दोस्तों, जब ओवरव्यूज आपने देखा था, ओवरव्यूज के मुताबिक ही हम लोग चल रहे हैं। ओवरव्यूज के मुताबिक ही याद करिए, हम लोगों ने लास्ट में पिरामिड की बात देखी थी। हमने शुरुआत किया था दोस्तों इस चैप्टर्स को बहुत ही आसान भाषा में इकोसिस्टम को लेकर के मैं आया था। इकोसिस्टम्स को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन मैंने किया, समझा भी होगा। फिर मैंने बताया कि आखिर इकोसिस्टम में हमने इकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया, बायोमास क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है और बायोटिक कंपोनेंट कैसे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर देखते देखते हमने उसके बहुत सारे एस्पेक्ट भी दिखाए थे, जिसमें आपने प्रोडक्टिविटी से लेकर के डिकम्पोजिशन से लेकर के हम एनर्जी फ्लो और फिर पिरामिड जैसे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमने उसी क्रम में आपको जीपीपी भी दिखाया था। क्या है जीपीपी? क्या है वो? ग्रास प्रोडक्टिविटी। तो उस ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आपने देख लिया। फिर मैंने आपको एनपीपी भी बताया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह से प्लांट के अंदर का रेस्पिरेशन निकाल दीजिए बचे हुए को एनपीपी मैंने कहा था जीपीपी में से। जीपीपी माइनस आर यानी रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट इज इक्वल टू द जीएनपीपी, राइट। ये तमाम चीजें दोस्तों हम लोगों ने देख ही रखा है, कुछ जानने की जरूरत है नहीं ज्यादा। अभी कल मैंने आपको फिर बताया कि कैसे एनर्जी फ्लो करता है, कैसे वो यूनिडायरेक्शनल होता है, किस तरह से मात्र 10% का लॉ दिया गया है लिंडेमान साहब के द्वारा। हालांकि अभी हम इसमें बात करेंगे कि पिरामिड के नंबर में देखेंगे। हालांकि पिरामिड एक कह सकते हैं कि ब्रॉड बेस होता है, एरिया बड़ा चौड़ा है, ऊपर जाकर के ऐसे पतला हो जाता है गुम्बद के तरह, यानी ये ट्रायंगल शेप में हो जाता है, समझ में आई? तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को इकोलॉजी में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के रूप में जानते हैं। हालांकि ये कई प्रकार के मिलेंगे आपको। इकोलॉजी का यानी पिरामिड का नंबर होगा, पिरामिड का बायोमास होगा, ये उन सब आधारों पर हम इसको अलग अलग इको सिस्टम में इसको देखेंगे, चाहे वो एक्वाटिक हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, या फिर कह सकते हैं चाहे वो फॉरेस्ट हो। समझ में आई बात है? तो आइए उन्हीं लेक्चर्स को देखेंगे। बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा ये चैप्टर होगा। एक बार समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको ये भी कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं फिर एक टॉपिक के मिल, देखिए समझिए इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड। आपको मैंने बताया भैया इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। पिरामिड हैव a very ब्रॉड बेस एंड फिर बता देंगे इसमें और क्या होता है इसका। ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो नैरो एपेक्स मिलेगा, यानी कि इस तरह से। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके और समझाऊंगा, ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखेंगे बहुत सारे इसमें दोस्तों आपको कॉमन पिरामिड मिलेंगे। कॉमन पिरामिड आप देखेंगे किसमें? इन इकोलॉजी में। इकोलॉजी में कौन कौन से हो जाएंगे भैया? तो वो आप बता देंगे, डैश करके लिख देंगे कि हमारा कौन सा हो जाएगा, पिरामिड्स ऑफ नंबर, है ना।
पिरामिड्स ऑफ नंबर होता था। फिर मैंने आपको बताया पिरामिड ऑफ बायो मास, है ना। फिर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। इस प्रकार से दोस्तों हम 3 प्रकार के पिरामिड को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लीजिए है क्या, बस इतना जानना। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन करूँ, देखो जिससे, जैसे मान लो कि थोड़ा सा जो इसका बेस होगा, जिसमें मैंने लिखा भी है ब्रॉड है, तो हमने ब्रॉड बना दिया यहाँ पे, ये मैंने बना दिया, इतना बड़ा ब्रॉड है, ठीक है। फिर मैंने जैसे इसके ऊपर चढ़ा दोस्तों, थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर ऊपर आप आएंगे और कम, फिर ऊपर आएंगे आप और कम। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिरामिड का मतलब क्या था कि नीचे का एरिया ब्रॉड है, यानी ये पूरा एरिया क्या है, ब्रॉड है। और ब्रॉड मतलब आपको पता हो गया कि ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर। क्या है ये, प्रोड्यूसर, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर ये वाला, इसको हम बोलते हैं, इसको कौन खाएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स मिलेंगे, जिसमें आपके वही रैबिट वगैरह खाएंगे, डियर वगैरह, ये मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे भैया, ये वाला हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया आपके, जो इनको खाने वाले होते हैं, ठीक है। इसको आप प्राइमरी है तो 1 डिग्री लिख सकते हो, 2 डिग्री सेकेंडरी होगा, ठीक है। ये वाला एरिया देखेंगे भैया, जो सबसे टॉप पर आपको दिखाई पड़ता है, तो लिखेंगे ये क्या है हमारा, ये टॉप लेवल जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये भाई लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। हालांकि इसके नंबर अगर मान लेता, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो ये 1000 है, ये लोग मान लो कि मान लो 8 से होंगे, ये मान लो कि 500 होंगे, तो ये बेचारे 100 होंगे। तो धीरे धीरे जैसे कि ऊपर की तरफ आप बढ़ते हैं, तो इनका जो नंबर होता है क्या होता है, घटता चला जाता है। समझ में आई, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ। देखो भैया, पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे, वो भी सबसे पहले हम कहाँ पर देखेंगे भैया, ग्रास लैंड पर देखेंगे, ग्रास लैंड। आपको पता है कि रैबिट ग्रास लैंड में क्या होते हैं, रैबिट ये बेचारे हमारे हो जाएंगे दोस्तों क्या, रैबिट्स की हमारी संख्या हो जाएगी बहुत ही लेस, किसकी तुलना में, देन ग्रास। आप जानते हैं जमीन पे जब आप ग्रास लैंड पे आते हैं, तो घास की संख्या महामारी रहती है, बहुत बम्पर फैली रहती है। लेकिन क्या उतने ज्यादा मात्रा में आपको रैबिट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो रैबिट की संख्या क्या है ग्रास लैंड पे, कम है, किसकी तुलना में, ग्रास की तुलना में। ये पॉइंट आपने क्लियर किया होगा क्या होगा, ठीक है ना। अब देखें, देन ग्रास एनी नंबर सीजर, ग्रास मतलब नंबर, नंबर ऑफ ग्रास, ठीक है। चलो आगे इसमें देखो, जैसे कि यहाँ का जो पिरामिड बनेगा हमारा अपराइट होगा, हमारा यहाँ का पिरामिड बनेगा भाई, ये क्या होगा, इस अपराइट, यानी जैसे चाहिए वैसे ही हमको अपराइट यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे नंबर देखो कैसे होगा, जैसे मान लेता हूँ दोस्तों कि ये आपको यहाँ पर एक नंबर, एक आंकड़ा दे दिया जा रहा है, ये है, इसमें आपको कह दिया जाए कि ये नंबर आपको मिल गया 584200, ठीक है। ऊपर आओगे तुम यहाँ पे, नंबर घटेगा 708000, ठीक है। और ऊपर चलोगे, नंबर होगा 354, ठीक है ना, 00 या 000। फिर ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको 3, यानी ये सब जो नंबर में आपको मिल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे रहेंगे चीजें, यानी ग्रासलैंड में बढ़े रहेंगे, घास की संख्या बढ़े रहेगी, उसको खाने वाले, उसको खाने वाले, उसको खाने वाले,
इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो पहला आपने इसमें देखा ग्रासलैंड में। दूसरा अगर मैं यहीं पर समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो, इसका नाम होगा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास बहुत आसान है भैया, समझिएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है देखिएगा, इसमें बहुत आसान है ये। देखिए बायोमास मतलब दोस्तों स्पेशली हम बात करेंगे किसमें, इन फॉरेस्ट कर लो, जंगल में, इन फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए फॉरेस्ट में जब आप आते हैं दोस्तों तो क्या होता है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा टेरेस्ट्रियल है तो आप जानते होंगे भाई, टेरेस्ट्रियल नहीं है ये भाई लोग हमारे कैसे हैं, सब टेरेस्ट्रियल हैं। लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट वी नो दैट द मास ऑफ किसका, ट्री का, द मास ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, क्या होते हैं ये, इन फॉरेस्ट इज फॉर मोर, ये ज्यादा होते हैं भैया जी किसके तुलना में, देन मास ऑफ, मास सीधा लिखो एनिमल लिखो, मास ऑफ एनिमल। अब बताओ जंगल में, तुम जब जंगल में जाते हो तो वहां पर जो ट्री होगा, जो पौधे होंगे, जो पेड़ होंगे, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होगा ना। मान लो 1000 पौधे हैं तो क्या 1000 शेर हैं, 1000 खरगोश हैं, नहीं भाई, कुछ ही पौधे होंगे जिसपे पेड़ की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन किसकी तुलना में, एनिमल्स की तुलना में उसको खाने वाले कम हैं। ये आपने किसमें देखा, बायोमास, इसमें देखा। अर्थात हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि हमारा पिरामिड कैसा होता है भैया, पिरामिड हमारा यहाँ पर इज अपराइट, ये भी ठीक ठाक अवस्था में है, ठीक है ना। यानी कि हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर एक नंबर आंकड़ा लिख देना, देखो 809 कर दो यहाँ पे, जो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे दिखा दो। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ इसको, दिखाना है इसमें कि 37, फिर आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और छोटा बनेगा, 11 होगा, फिर हल्का छोटा आएगा भैया 1.5, यानी ये जो है ड्राई वेट की बात करता है, ड्राई वेट इन इसमें किलोग्राम यूनिवर्स, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप समझ में आया। चलिए अगला देखेंगे भैया कि पिरामिड ऑफ बायोमास तो होगा ही होगा, लेकिन एक्वाटिक में देखेंगे। तो पहला आपने देखा फॉरेस्ट में, ए नंबर में। बी हम दिखाएंगे आपको बायोमास इन एक्वाटिक, जल में क्या होता है भैया, जल में आप देखो बड़ा मजा आएगा। जल में कौन होता है, बताया है, तालाब में जाते हो, छोटे छोटे पौधे कौन है भैया, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी। खाएगा कौन, छोटे पौधे पहले, जू प्लैंक्टन। तो उनकी संख्या और फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन की संख्या में क्या डिफरेंस है, वही चीज इसमें समझना है। तो लिखेंगे बायोमास, हेडिंग पहले डालो, क्योंकि वहां पर अलग था फॉरेस्ट का था, यहाँ बायोमास का भैया एक्वाटिक का। देखो क्या कह रहा है एक्वाटिक, ध्यान से समझिएगा इसमें। एक्वाटिक इसमें कह रहा है भाई साहब, कहिएगा इसमें, देखो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो ये हमेशा कैसे होते हैं, इनवर्टेड होते हैं, उल्टा हो जाएगा, इनवर्टेड, ये बात समझना, इन्वर्टेड एज द मास ऑफ किसका, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स इज मोर, बहुत ज्यादा होते हैं, मोर किसकी तुलना में, देन दैट ऑफ फाइटो प्लैंक्टन्स, यानी पौधे बहुत कम है बेचारे और खाने वाले इतने ज्यादा है, यानी उल्टा बन गया ये कहानी। हालांकि होता था कि ग्रीनियस जो होंगे, यानी पौधे जो होंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा हो, तो कह देंगे आप राइट है। लेकिन अगर वो कम हो जाए, खाने वाले ज्यादा जाए, तो इन्वर्टेड है। जैसे घर में आप जानते होंगे, कमाने वाले बहुत हो जाए,
खाने वाले कम रहे तो ठीक है, अपराइट स्थिति है, लेकिन कमाने वाले कहीं बंद है, खाने वाले 100 लोग जौआ पर खाने वाले हैं, तो ये इन्वर्टेड का अवस्था उल्टा है। तो यही चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा भैया। जैसे मैं इसमें बताऊं दोस्तों, मान लो कि ये 4 लोग बेचारे यहाँ पर हैं, ये इस अवस्था में, ठीक है ना, तो इसको सही बना, 4 लोग हैं, थोड़ा सा है कमाने वाले, लेकिन भैया लोग जरा इसको देखो, ये बेचारा क्या करता है, इसके ऊपर जो बैठा है 21 है, 4 लोग कमा रहे हैं, 21 लोग चाप रहे हैं, यानी खा रहे हैं। तो ये हमारा इन्वर्ट हो गया, यानी ये हमारे बस का नहीं है साहब, ये हमारा इन्वर्टेड कामा में आ गया, इन्वर्टेड शेप में है। ये बड़ा खतरनाक अवस्था दिखा रहा है, समझ में आई बात है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे समझेंगे दोस्तों। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या, तो उसको भी देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, देखो भैया कुछ नहीं, बहुत छोटा सा जवाब है, मैं बता देता हूँ। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी में कहते हैं कि हमेशा कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज, UPRIGHT, कैसे तो भैया ये अपराइट, क्योंकि जो एनर्जी होती है क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज करती है, ऐसा क्या करती है, डिक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। आपको मैंने कल बताया था कि एक थे साइंटिस्ट जिसका नाम था लिंडेमान साहब, इन्होंने कहा तुम जितने ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे मुन्ना, तुमको 10% एनर्जी मात्र मिलेगा आगे चल करके। तो यही नियम फॉलो करवा रहा है एनर्जी ऑफ पिरामिड में। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें उदाहरण लेकर आपको समझाऊं, जैसे मान लो कि एक लोग है भाई साहब जिसमें पहले मिला 1000 जूल, ठीक है, ये अब इतनी संख्या थी, अब इनके ऊपर आ जाएगा 1000 का 10% निकाल लो, 10,000 का दोस्तों 10,000, ठीक है। अब ऊपर आएगा तो यहाँ पे 10,000 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका 10% निकालोगे 1,000 का क्या आएगा, ये तो आएगा, तो आगे 10% मिलेगा। अब इस 10,000 का 10% निकालोगे भैया, यहाँ पे पहुंचा दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 जूल आ गया। तो इनका 10% निकालो, तो ये भैया लोग 10 जूल दे देंगे। अर्थात जहाँ तुम 10,000 था, फिर तुम 1,000, फिर तुम 100, फिर तुम 10, फिर तुम 1, ये जो करवा रहे हो ना बेटा, ये सब हमारे ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल माने एनर्जी का एक लेवल है, उस एनर्जी के लेवल में मात्र 10% ही ट्रांसफर होता है। और ऐसे सक्सेसिव लेवल पर जब आप देखते हैं ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पिरामिड में, तो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके पास ज्यादा, इसके पास कम है, कम है, कम है, कम है, नहीं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं कि पिरामिड में एनर्जी कैसे मूव करती है, जो कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर वो डिक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द 10% law which is given by the Lindemann law. As you know that this is the figure of this one. समझाने के लिए क्लियर होगा, समझ आई बातें। तो चलिए इसका एक्शन सॉल्व लीजिए, फिर थोड़ा सा डीमेरिट बता देता हूँ, 5 मिनट का और बचा है सवाल, बाकी खत्म करेंगे इसको। चलिए भैया, हेडिंग है डीमेरिट्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, जिसमें आपने उसके पिरामिड ऑफ नंबर देखा, पिरामिड ऑफ मास देखा या बायोमास देखा, ये जो आप देख कर आ रहे हैं बेटा, उसमें क्या कमी है। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच को आपने ओमनीवर्स मान लिया, तो ओमनीवर्स हो गया तो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों तरह बिहेव करेगा। लेकिन इन इकोलॉजिकल पिरामिड में कॉकरोच को एक स्पेसिफिक लेवल दिया गया जिस टॉपिक लेवल में रह रहा होगा। तो ये सब डिमेरिट है कि अगर आपने थोड़ा सा बदलाव कर दिया तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सब कमियां है इसकी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाए। जैसे घर में है, अच्छा जैसे मान लो कि आप पुराने जमाने के जो है कोई अंग्रेज जो गुलाम होते थे मुगल साम्राज्य, वो थोड़े ना है कि अपना राजा बनने के लिए बेटा अपने बाप को मार देगा। ऐसा तो है नहीं, आज ये प्रेजेंट टाइम पढ़ा लिखा समाज है, अपने बाप को काहे मारेगा भाई। अब वो सब
जो है औरंगजेब थोड़े बन जाएंगे कि अपने बाप का गला रेत करके थाली में परोस देगा कि वाह देखिए क्या मैंने नाश्ता पहुंचाया। बाप को एक काल कोठरी में कैद कर देगा, उसी में मार देगा। अलग अलग प्रोसेस किया उसने, अलग अलग इन लोगों का अपना एक साम्राज्य रहा जिनका अलग अलग कृत रहा है, बहुत ही घिनौना कृत रहा है। ऑलरेडी वी हैव डन, वी हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री। ये सब चीजें जो आपने देखा था, आज के समय में ऐसा नहीं भी है। ये कहता है कि हम अगर थोड़ी भी सिचुएशन बदल दें तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो यही इसकी डिमेरिट है। ठीक है, यानी हम इसको बता सकते हैं कि अगर इफ एन कॉकरोच ओमनीवोरस, क्या ये ओमनीवोरस है, सो इट वी हैव बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या मामला यहाँ तक क्लियर है भैया जी? पहले मिनट में ऐसा क्या है समझ में आ गया। लेकिन इसको अगर हम इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड में देखते हैं तो ये प्लेस्ड होता है, कहाँ पर प्लेस्ड होता है, इन ए स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेंथ। समझ में आए? यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। तो पहले कमी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कमी से बचना है, और जो कमी दिख रही है वो इसकी डिमेरिट होता है। जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति के अंदर अपनी एक मेरिट होती है, डिमेरिट होती है। मेरिट है कि बहुत ही अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे प्रेशर कुकर, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी मेरिट है उसकी, जबरदस्त तरीके से 5-7 मिनट में खाना तैयार कर देगा चावल। लेकिन साहब डिमेरिट भी है, कहीं गलती से पड़ गया तो जिंदगी फाड़ देगा। बनाने वाले की टिकट सीधा ऊपर कराता है ये, है ना। सिलेंडर बड़ा अच्छा है, बिना लकड़ी जलाए, बिना धुआं उठाए खाना तैयार कर देता है। लेकिन गलती से कहीं साहब की कमी में कोई फॉल्ट हुआ तो फट करके न जाने कितने को तहस नहस करेगा। तो इसकी डिमेरिट है। तो हर एक चीज का, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, ठीक वही है ना, हेड एंड टेल रही है। कहीं मेरिट है, दैट इज कहीं पर डिमेरिट है। सो यू कैन सी हियर इन द केस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट में हम आएंगे मुन्ना। देखो क्या कहना चाहता है भैया ये लोग। ये कहते हैं इफ डू नॉट टेक फूड वेयर, ये कहते हैं इफ डू नॉट टेक टेक फूड वेव, अगर तुम फूड वेव नहीं लेते हो भैया, किसमें, इनटू अकाउंट, इनटू अकाउंट। अकाउंट मतलब चाहो तो थोड़ा सा मैं ब्रेकर में लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सिंपल चेन ऑलवेज, जो इसमें सिंपल जो चेन होगा, सिंपल चेन क्या होते हैं ये, सिंपल चेन ऑलवेज, सिंपल चेन या ऑलवेज ना को सिंपल चेन ऑलमोस्ट कर दो। सिंपल चेन कैसे हो जाएंगे भैया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट। सही बात है, बात क्लियर है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी सिस्टम में फूड वेव्स यूज नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं कह देंगे कि उस सिंपल चेन कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे एक कह सकते हैं छोटा सा जानवर है, जैसे डियर है, स्नेक मान लो, स्नेक को खाने वाले कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई ईगल्स है, यानी हम कह सकते हैं उसको खाने वाले बहुत सारे हैं ना, इसका एक जाला बना के रखा है। इसी जाले को तो हम लोग वेव्स कहते हैं ना। वही चीजें कह रहा कि अगर डू नॉट टेक द फूड वेव्स इन अकाउंट, अ सिंपल चेन ऑलवेज नेवर बी एग्जिस्ट। तो ये कभी एग्जिस्ट होगा नहीं, तो वेव होना बहुत जरूरी है साहब। अभी तो आगे चेन चली रहा है, चेन तो पर्टिकुलर है, एक लाइन में चल रहा है। वेव्स में तो एक घमंजा बन चुका है, तो घमंजा है अगर, तो ये सारी चीजें चेन ऑलवेज ये सब प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो तीसरी इसकी कमी क्या बता सकते हैं। तीसरे में आप कह सकते भैया कि जो डिकम्पोजर होते हैं, तीसरा जो यहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी ब्रेकर में लिख लो चाहते हैं, बैक्टीरिया एंड
फंजाई, है ना। जो डिकम्पोजर्स होते हैं भाई साहब, ये डिकम्पोजर साहब लोग क्या करते हैं, आर नॉट गिवन, आर नॉट गिवन और नॉट गिवन इन एंड, या कह लो कि नॉट गिवन एनी प्लेस। यानी डिकम्पोजर्स जो होते हैं आर नॉट गिवन एनी प्लेसेस, हर एक स्थान पे ये तो पाए जाएंगे नहीं भैया, क्योंकि जरूरी क्या है, इकोसिस्टम में तो हर जगह पाया जाता है। तो ऐसा तो है ना कि यहाँ किसी पर्टिकुलर जगह पे होगा, ये होना सब जगह चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं लोग। तो ये बात हो गई। चलिए चौथा पॉइंट इसमें हम बता देंगे भैया। चौथा लिखो चाहे या सीधा बता दीजिए, इसमें एक नोट बना दीजिए। चलिए नोट में हम देख सकते हैं भैया, लिखा कि पिरामिड जो होता है, जो पिरामिड नंबर, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होते हैं, किसका, नंबर्स ऑफ ट्री इकोसिस्टम ऑलवेज क्या होते हैं, तो यहाँ लिख लो, फिर बदल देता हूँ, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा ये, इन्वर्टेड। जो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री का है, नंबर कितने, किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में जो नंबर की संख्या होती है, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, ध्यान देना इसमें। तो ये हमेशा कैसा लिखा मैंने, इन्वर्टेड होते हैं, अर्थात लिख लेंगे व्हेन व्हेन थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ insects feed on single plants, सिंगल प्लांट है ना, सिंगल। ये बात क्या आपको समझ में आ रहा है भैया। यानी हमने कहा कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा, किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में पौधों की जो संख्या है, इसका जो बायोमास होगा, नंबर होगा, ये बताया गया है कि हमेशा इन्वर्टेड होगा। क्योंकि हमने अपराइट क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक पौधा है मान लो, उसके ऊपर न जाने कितने हजारों इंसेक्ट, थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट उसी पर लसे हैं, इसे उल्टे इन्वर्टेड। यही कहा गया कि ऑलवेज विल बी द इनवर्टेड। क्लियर है बात दोस्तों। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अपना ये चैप्टर इकोसिस्टम समाप्त किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से आपने पढ़ा होगा, नोट्स भी तैयार किया होगा। तो खूब ईमानदारी से पढ़ो बेटा। अब एक लास्ट चैप्टर बचा है इसमें, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है, उसको हम लोग देख लेंगे, लास्ट चैप्टर रहेगा, और फिर इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो एक लास्ट अंतिम चैप्टर बचा हुआ है, जिससे आपका क्लास 12 का बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद में वन शॉट करेंगे, हर चैप्टर का एक एक शॉट करेंगे, जो 50-55 मिनट में समाप्त होगा। ये सारे चैप्टर्स के होने के बाद फिर हम लोग एक क्लास लेंगे जो कि मैराथन होगी, जिसमें सारे क्लासेस के सारे चैप्टर्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो अब ये वन शॉट जो हमारा चलने वाला है बहुत जल्दी, उसे ज़रूर आप देखना ना भूलें। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही मायने रखेगा और उनको बेहतर तरीके से एक अच्छे लिस्ट में लाने की भी एक कोशिश रहेगी इसमें हमारी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, अपना प्यार देते रहिए, और जो वीडियो को भी सब्सक्राइब ना किए होंगे चैनल को, वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।